स्टार्टिंग में कोई यूट्यूबर ऐसा नहीं था जो मुझे ये सारी चीजें बता देता। अगर किसी ने मुझे बताया होता तो मैं बेटर स्ट्रेटेजीज के साथ आता, बेटर रिजल्ट्स लेके आता। लेकिन अगेन सबने इस चीज को छुपाने का सोचा, पता नहीं क्यों। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ ऐसा हो, इसलिए मैंने सब कुछ आपको बता दिया ट्रांसपेरेंट रह के। रिसेंटली मैंने अपनी ड्रीम बाइक हाल ले ली, जो कि ऑन रोड मुझे 3.5 लाख रुपए की पड़ी। और ये सारे पैसे मैंने यूट्यूब की अर्निंग से दिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पिछली दिवाली पे मैंने एक लैपटॉप भी लिया था, जो कि मुझे 1 लाख रुपए का पड़ा था। एंड अगेन उसके पैसे भी मैंने यूट्यूब से दिए थे। और अगर राइट नाउ देखा जाए तो मैं चंडीगढ़ के एक पॉश एरिया में रहता हूँ, जहाँ रेंट 15,000 रुपए है। और अगर मैं अपने सारे लिविंग एक्सपेंसेस मिलाऊं तो मेरे हर महीने 30,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। और ये सारा खर्चा मैं सिर्फ यूट्यूब की अर्निंग से मैनेज कर रहा हूँ। अब आप में से काफी सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैं घमंड दिखा रहा हूँ या फिर फ्लेक्स कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि YouTube की अर्निंग आपको कितना कुछ दे सकती है। और ये सारा काम तो मैंने सिर्फ 35 वीडियोस के अंदर ही किया है। लेकिन राइट नाउ मैंने आपको जो अपनी लग्जरियस लाइफ दिखाई है वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। केवल 6-7 महीने पहले की बात है, जब मैं भूखे पेट सो जाता था, सो डैट कि मैं पूरे महीने के कम से कम 20 दिन खाना अफोर्ड कर सकूं। मेरे पास पीने के लिए अच्छा पानी भी नहीं था। और मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि मैं आसपास कोई छोटी सी शॉप में या फिर मैकडोनल्ड्स में हेल्पर की जॉब ढूंढने ही वाला था, ताकि मैं अपने बिजनेस के लिए पैसे इकट्ठे कर सकूं और उसे रन कर सकूं। और इसी के साथ साथ एटलीस्ट 3 टाइम का खाना अफोर्ड कर सकूं, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा वीकनेस भी आ गई थी। लेकिन मेरी लाइफ में ये ड्रास्टिक चेंज एकदम से हुआ कैसे, वो भी सिर्फ 6 महीने के अंदर। यूट्यूब से कितनी अर्निंग हो जाती है मेरी बैक। आज की 200 की स्पेशल वीडियो में मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने ही वाला हूँ। और साथ ही मैं आप लोगों के साथ अपनी बैक स्टोरी भी शेयर करूंगा और अपनी करंट लाइफस्टाइल भी बताऊंगा। और उसके साथ साथ मैं अपने फ्यूचर गोल्स भी बताऊंगा। अगर आप एक यूट्यूबर है या फिर यूट्यूबर बनने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है मेरी लाइफ स्टोरी कहीं न कहीं आपको इंस्पायर कर दे कुछ अचीव करने के लिए। तो मेरी कहानी की शुरुआत होती है 9th क्लास से, जब मैं सिर्फ 16 साल का था। ये मेरी लाइफ का वो स्टेज था जहाँ मैं अपनी हर एक चीज में अच्छा कर रहा था। पढ़ाई में मैं सेकंड टॉपर था, टीचर्स मुझे क्लास का रोल मॉडल बताया करते थे, दोस्तों के साथ भी अच्छी खासी मस्ती हो जाया करती थी, और मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छा खासा था। और क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा था तो 9th खत्म होती 10th में डिसाइड किया जाता है कि मुझे चंडीगढ़ भेज देना चाहिए कोचिंग के लिए, और वो भी नीट की। अब आप लोगों की तरह मैं भी एक मिडिल क्लास से आता हूँ, और हमारे पास करियर के नाम पे 2-3 चीजें ही होती है, या तो इंजीनियर, या तो डॉक्टर, या फिर सिविल सर्वेंट। और क्योंकि मेरा बड़ा भाई ऑलरेडी इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरे लिए डॉक्टर ही एक सही लाइन देखी गई करियर के तौर पे। अब मैं ये रैंकिंग की कंपटीशन में आगे रहूं, इसलिए मुझे 10th क्लास में ही कोचिंग भेज दिया गया था। ऑल्दो ये डिसीजन मैंने अपने आप से लिया था, लेकिन इसके पीछे काफी सारे अलग अलग फैक्टर्स थे जो कि मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। लेकिन स्टिल मैं कभी भी अपने आप को जॉब करते हुए इमेजिन नहीं कर पाता था। जब मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा था उस टाइम पे भी मैं यही इमेजिन किया करता था, या तो मैं खुद का हॉस्पिटल बना लूंगा या फिर खुद की एक फार्मेसी रन करूंगा। और 10th के एंड में आते आते मैंने कोचिंग में भी अच्छी खासी रैंक गेन करना स्टार्ट कर दी थी। कोचिंग के अंदर भी एक अलग ही स्ट्रगल होता है। जो लोग अभी कोचिंग जा रहे हैं वो मेरी इस बात को समझ पा रहे होंगे। लेकिन स्टिल कंपटीशन को बीट करते हुए मैंने वहाँ पे भी किसी तरह रैंक गेन करना स्टार्ट कर दिया था। और मुझे ये रियलाइज हो गया था कि अगर मैं चाहूँ तो मैं नीट भी क्लियर कर सकता हूँ। लेकिन ये चीज उतनी भी सिंपल नहीं थी जितनी दिख रही थी। ऑल्दो मेरी रैंक आना तो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन मुझे ये भी रियलाइज हो गया था कि अगर मैं अपना नीट क्लियर कर भी लेता हूँ तो मुझे अपनी जिंदगी की 10 साल एटलीस्ट वो करके निकालना पड़ेगा जो मैंने अपने पिछले 1 साल के अंदर किया है, सिर्फ पढ़ाई। और अपने 10 साल इन्वेस्ट करने के बाद जाके मुझे कोई अच्छी नौकरी मिलती या फिर मैं अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता था। और ये चीज मुझे बिल्कुल भी वर्थ ही नहीं लग रही थी। मेरे अकॉर्डिंग 20 से लेकर 30 की एज वो होती है जहाँ पे बंदा अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करता है, खुद के बारे में जानता है, दुनिया के बारे में जानता है और जीने का एक तरीका ढूंढता है। और अगर मैं अपना मेडिकल करियर ही परस्यू करता रहता तो कहीं ना कहीं मेरे 20 से लेकर 30 तक की एज में कम से कम 15 घंटे डेली मेरी पढ़ाई करने में निकल जाती। और इन सबके काम नहीं कर सकता। मुझे एक मेंटोर की जरूरत है जो कि मुझे अच्छे से समझा सके कि ये मार्केट काम कैसे कर रही है, कैसे लोगों को पिच किया जाता है, कैसे सेल्स की जाती है। और इंस्टा पे ही मैसेज कर करके मुझे काफी सारे लोग खुद मेंटोरशिप के लिए पिच भी किया करते थे। खुद मैं मेंटोर ढूंढ भी रहा था और मुझे एक बंदा मिलता है जिसने कहा कि उसकी मेंटोरशिप 3,000 रुपए की है। अब अगेन मेरे पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन वो मेंटोरशिप मेरे लिए बहुत ही जरूरी थी। तो मैंने अगले 2 महीने लोगों को मैसेज करता रहा, डीएम करता रहा, उनको मैं कन्विंस करता रहा कोर्स बाय करने के लिए। और एंड में जाके मैंने 2 महीने के बाद जाके कहीं 3,000 रुपए इकट्ठा कर पाया। ये सब के दौरान मुझे इतना फोन चलाना पड़ा जितनी मुझे आदत भी नहीं थी। और एक बार तो मैं बीमार भी हो गया था ज्यादा फोन चलाने की वजह से। मुझे लिटरली फोन की स्क्रीन पे देख के उल्टी आ जाती थी, क्योंकि मुझे इतनी स्क्रीन टाइम की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। और जब आप लोगों से 4-4 घंटे बात करो और उसके बाद में एंड में वो ना बोल दे तो वो फीलिंग भी एक अलग ही फीलिंग होती है। इसलिए कहते हैं कि सेल्स हर किसी की बात नहीं है, क्योंकि सेल्स में आपको जितनी रिजेक्शन मिलती है आपको अपने प्रपोजल में भी उतनी रिजेक्शन नहीं मिलेगी। अब मैंने 3,000 रुपए इकट्ठा तो कर लिए थे, लेकिन वो 3,000 रुपए आए मेरे पापा के अकाउंट में ही थे। और अगर मुझे आगे उस बंदे को वो 3,000 रुपए देने थे तो ऑब्वियसली मुझे पापा से वो पैसे तो लेने ही थे। तो मुझे अल्टीमेटली पापा को सारी चीज समझानी पड़ी कि क्या चल रहा है। ऑल्दो उनको मैं डीप में तो कुछ नहीं समझा पाया, लेकिन
लेकिन मैंने उनको किसी तरह बस बता दिया कि मुझे 3,000 रुपए चाहिए। अब ये सुनने में कोई इतना बड़ा टास्क नहीं लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा था। इतना ज्यादा इंट्रोवर्ट कि अगर मेरे पास कोई काम ना हो तो मैं अपना मुंह ही नहीं खोलता। इवन मैं अपने बेसिक नीड्स के लिए भी अपने घर वालों से पैसे मांगने में हेजिटेट करता था। मैक्सिमम पैसे जो मैंने आज तक अपने घर वालों से मांगे थे वो 500 रुपए थे बर्थडे पार्टी के लिए। और इवन अपने बर्थडे के लिए भी मैं आधे से ज्यादा पैसे पहले ही बचा के रखता था ताकि मुझे घर वालों से ज्यादा मांगने ना पड़े। अब ऐसी सिचुएशन में एकदम से मुझे 3,000 रुपए मांगने पड़े अपने घर वालों से, तो ये मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी चीज थी। इवन मैं ये ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था कि मुझे इतने रुपए चाहिए। वो मैंने जब उनको बाद में सारी चीजें एक्सप्लेन करी कि देखो आपके अकाउंट में इतने इतने ट्रांजेक्शन आई है, ये सारे इनकम मेरी वजह से आई है और मुझे यही वापस चाहिए, तब जाके वो पैसे मुझे मिले हैं। अब मैंने वो पैसे ले तो लिए और उस मेंटोर को दे भी दिए, लेकिन अगेन यहाँ पे मैं एक ट्रैप में फंस गया था। अगर गलती से वो बंदा एक स्कैम निकलता तो मेरे 3,000 रुपए गए थे। और ये चीज ऑलरेडी मेरे घर पे पता चल चुकी थी कि मैंने 3,000 रुपए लिए हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे से जरूर पूछते कि उन 3,000 रुपयों का किया क्या। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो बंदा स्कैम अपने पीजी में बैठ के क्लाइंट को क्लोज करने की कोशिश किया करता था, लेकिन अब मैं पहले की तरह क्लाइंट क्लोज नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे पास एक डेड पेज था। और ये सब करते करते जनवरी 2023 आ गया। अब जनवरी के आने तक तो मैं किसी तरह अपना इंस्टा हैंडल मैनेज कर रहा था, कॉलेज भी चला जाया करता था, एग्जाम भी दिया करता था, सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जनवरी से मैंने कॉलेज जाना ही बंद कर दिया। मैं लिटरली अपने पीजी में पड़ा रहता था और यही सोचता रहता था कि मुझे करना क्या है। मुझे इतना तो क्लियर था कि मैं जॉब नहीं करने वाला, और अगर मैं जॉब नहीं करने वाला तो मुझे डिग्री की कोई वैल्यू नहीं दिख रही थी। साथ में कॉलेज मेरे पापा के काफी सारे पैसे भी खा रहा था और वो चीज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हेडेक बन गई थी। जनवरी से मार्च तक मैं सिर्फ यही सोचता रहा कि मुझे करना क्या है। और इस सब के बीच में मैंने अपने एमएसटी भी मिस किया और अपना सेमेस्टर एग्जाम भी नहीं दिया। और मार्च के एंड में मैंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो कि मेरे घर वालों के लिए काफी शॉकिंग था। जो लूजर का टैग अभी बड़ी मुश्किल से गायब हुआ था, उसे अगेन मैंने अपने सर पे छाप लिया। मैंने मार्च के एंडिंग में अपने घर पे जाके ये बोल दिया कि मैं कॉलेज कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मैं ड्रॉप आउट कर रहा हूँ। अब कहीं ना कहीं ये चीज मेरे दिमाग में जनवरी में ही आ चुकी थी, लेकिन इसको मेरे मुंह तक आने में कम से कम 3 महीने लग गए। और जैसे ही मैंने ये चीज बोली, मेरे घर वालों ने नॉर्मल इंडियन पेरेंट्स की तरह ही रिएक्ट किया कि मैं पागल हो गया हूँ, ऑनलाइन क्या ही कर लेगा, अगर कॉलेज नहीं करेगा तो क्या करेगा, बिना डिग्री